नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक मैसेज है, L इक्वल टू अर्निंग, क्योंकि लर्निंग में छिपी हुई है अर्निंग। जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक अर्न नहीं कर सकते, इसलिए लर्निंग पे फोकस कीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि वीडियो में आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है साउंड, ध्वनि। ध्वनि से संबंधित जितने प्रश्न हैं हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम, सभी में यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो साउंड से संबंधित कौन कौन से बिंदु हैं जिस पे हम आज वीडियो में टच करने जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला बिंदु निकल कर हमारे सामने आ रहा है वह बिंदु है कंपन, दूसरा रहेगा माध्यम, तीसरा ऊर्जा, चौथा तरंग, पांचवा वेग, छठा आवृत्ति और सातवां जो टॉपिक रहेगा वो है आयाम। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो अब वीडियो में हम आगे देखते हैं। साउंड साउंड हमें क्यों सुनाई देती है? ध्वनि हमें कंपन के कारण सुनाई देती है, अर्थात ध्वनि के सुनाई देने का सिर्फ एक ही कारण है और वह कारण है कंपन। जब तक कंपन हो रहा है हमें ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है या फिर एक विक्षोभ है। यह जो ध्वनि है, यह ध्वनि हमारे कानों पर जब पड़ती है और हमें जब वह सुनाई देती है तभी हम उसे ध्वनि कहते हैं। मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ध्वनि किन किन चीज़ों से संबंधित है। सबसे पहला चीज़ से संबंधित है वह है मीडियम। मीडियम क्या है? मीडियम का अर्थ है यहाँ पर माध्यम से। जिस तरह से हमें चलने फिरने के लिए, दौड़ने के लिए अपने पैरों की ज़रूरत होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए हमें बस ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से साउंड को भी एक जगह से दूसरे जगह पर संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह माध्यम ही साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करता है, या यूँ कहें कि हमारे कानों तक जो यह साउंड आ रहा है इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ उत्तरदायी है, वह है माध्यम। माध्यम कितने तरह के हो सकते हैं? माध्यम तीन तरह के हो सकते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, यह भी एक माध्यम का काम करती है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, लेकिन ध्वनि का संचरण संभव नहीं है निर्वात में। निर्वात का अर्थ है वैक्यूम में। जहाँ पर वैक्यूम होगा, जहाँ पर किसी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होगा, वहाँ पर ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। जैसे कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई वायुमंडल वहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो चंद्रमा पर किसी तरह का कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होने के कारण ध्वनि का संचरण भी वहाँ पर नहीं हो पाता। कुछ इस तरह से इसे महसूस कीजिए कि अगर चंद्रमा पर कोई बम फटता है या चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामान्य अवस्था में बात करता है बिना स्पेस सूट पहने, तो क्या उसे उसकी आवाज़ सुनाई देगी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की, या फिर उस बम विस्फोट की आवाज़ किसी को सुनाई देगी? नहीं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज़ भी नहीं सुन पाएगा और बम विस्फोट की आवाज़ भी वहाँ पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई वातावरण से मेरा अर्थ वायुमंडल उपस्थित नहीं है। वहाँ पर जो गैसें हैं वह भी बहुत ही न्यून मात्रा में वहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सामने यहाँ पर एक तालिका है और इस तालिका में देखिए क्या लिखा हुआ है। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, अर्थात ध्वनि जो है संचरण करता है माध्यम में। और माध्यम यहाँ पर लिखे हुए हैं तीन तरह के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड है, सॉलिड में ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो क्रमशः इसमें नाम लिखा हुआ है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, फिर निकिल में, फिर स्टील में, फिर लोहा में, पीतल में और फिर कांच में। इसी तरह से ऐसा कौन सा द्रव है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो जो सबसे पहले नंबर पर है वह है जल, वो भी समुद्री। दूसरा जल है आसुत जल, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है मीथेनॉल। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस में ऐसी कौन सी गैस है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होगी वह होगी हाइड्रोजन गैस में, फिर हीलियम गैस में, फिर सामान्य वायु जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, फिर ऑक्सीजन गैस में और फिर है सल्फर डाइऑक्साइड में। तो यह परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण तालिका है। या तो इस तालिका को आप नोट कर लीजिए या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से यह तालिका तो अब हम बहुत ही देखेंगे कि ध्वनि और ऊर्जा का किस तरह से संबंध है। तो जो ध्वनि है वह ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसका आशय यह है कि जब हम माइक्रोफोन में कुछ कहते हैं तो वह ध्वनि ऊर्जा रहती है, और उसके तार से जब वह ध्वनि जाती है तो वह विद्युत ऊर्जा के रूप में उस तार पे बहती है।
और विद्युत ऊर्जा के रूप में वह जो ध्वनि है जब जा रही होती है तो स्पीकर से जब वह ऊर्जा बाहर निकलती है तो वापस ध्वनि के रूप में निकलती है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि शुरुआत में ध्वनि ऊर्जा रहता है और बाद में वह उसका रूप बदल जाता है और वह बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा जब स्पीकर से बाहर निकलती है तो वापस एक नए रूप में आ जाती है ध्वनि ऊर्जा के रूप में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वह एक ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा कभी भी उत्पन्न नहीं की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसका सिर्फ रूप बदलता है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि जो ध्वनि है यह ध्वनि एक तरह की तरंग है, और वह कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग और ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे हैं जो कि वाटर के सरफेस पर और वैक्यूम में जनरेट होती हैं और लाइट वेव में बनती हैं। जब हम तालाब में एक कंकड़ फेंकते हैं स्थिर तालाब में, तो उसके ऊपर जो लहरें बन रही हैं वो तो सिर्फ सरफेस पर बन रही हैं, और यही जो तरंगे हैं जो उस पर लहरें बन रही हैं यही तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसी तरह की तरंगे वैक्यूम में भी बनती हैं और लाइट में भी। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो ध्वनि है, ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंगे बनती हैं, ना कि अनुप्रस्थ तरंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं कि ट्रांसवर्स वेव हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वे उनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों की होती है। वीडियो में आगे हम अब ध्वनि तरंगों को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर हमारे सामने एक वीडियो है, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि यदि जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है, यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई माध्यम है और माध्यम में ध्वनि का संचरण हो रहा है। यदि उसके कण, किसके कण? माध्यम के कण, और जो ध्वनि की दिशा है, माध्यम के कण के कंपन की दिशा और ध्वनि के कंपन की दिशा अगर एक ही है तब उसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, अगर माध्यम जिसमें कि ध्वनि संचरण कर रहा है और माध्यम जिसमें ध्वनि संचरण कर रहा है और जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री का अगर कोण बनाती हैं, तब ऐसे तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे तो ध्वनि में होती नहीं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख भी सकते हैं कि इसमें एक जो स्प्रिंग है उसके गति की दिशा आगे है, लेकिन उसमें कंपन की दिशा ऊपर और नीचे है। तो इस तरह का जो गति रहता है या इस तरह की जो तरंगे रहती हैं, इस तरह की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। वीडियो में अब हम आगे देखेंगे कि हमें तो ध्वनि टॉपिक के ऊपर स्टडी करना है। तो जो ध्वनि है, ध्वनि में तो अनुदैर्ध्य तरंगे बनती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रिया होती है। पहली क्रिया को कहते हैं संपीड़न और दूसरी क्रिया को कहते हैं विरलन। संपीड़न का अर्थ होता है सिकुड़ना और विरलन का अर्थ होता है फैलना। तो हमारे सामने यहाँ पर यह जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप देखिए जो लाल रंग की रेखाएँ खींची हुई हैं स्पीकर के पास में, वह रेखाएं प्रदर्शित करती हैं संपीड़न को, और जो नीले रंग की जो ध्वनि की रेखाएं दिखाई गई हैं वह विरलन को प्रदर्शित करती हैं। तो जब अनुदैर्ध्य तरंगे बनती हैं और जब संपीड़न की क्रिया होगी तब दाब बढ़ जाता है। सोचने की बात यह है कि दाब क्यों बढ़ेगा? दाब इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सभी कण पास पास आ जाते हैं, दाब बढ़ जाता है। और आयतन, संपीड़न की क्रिया में आयतन जो होता है वह घटेगा। आयतन इसलिए घटता है क्योंकि आयतन का तो अर्थ ही होता है जो जितना जगह घेरेगा वही उसका आयतन होता है। तो जब चीज़ें सिकुड़ गई हैं, जब कण सिकुड़ गए हैं, जब दब गए हैं, सिकुड़ गए हैं, दब गए हैं, तब तो आयतन घट जाएगा। और संपीड़न की क्रिया में जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वह बढ़ेगा। घनत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कम जगह पर अधिक कण पास पास आ जाते हैं। इसके अपोजिट विरलन में जो दाब होता है वह घटेगा। दाब इसलिए घट जाता है क्योंकि सभी कण दूर दूर चले जाते हैं, दबाव का क्षेत्र कम हो जाता है। और जो आयतन होता है, आयतन बढ़ जाता है। आयतन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आयतन के बढ़ने का कारण यह रहता है कि जगह घेरने का क्षमता बढ़ गया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं सभी जो नीली रेखाएं हैं वह दूर दूर चले गई हैं। और जो घनत्व होगा, घनत्व इसका घटेगा। घनत्व इसलिए घट जाता है क्योंकि कम जगह पर बहुत ही कम अणु पास पास में रह पाते हैं। बहुत ही अणु कहने से अच्छा कण कहना रहेगा कि कण पास पास रहते हैं। इस तरह से इस चित्र के द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंगे बनती हैं तो उसमें दो क्रियाएं होती हैं, पहला संपीड़न और दूसरा
विरलन। संपीड़न क्रिया में दाब, आयतन और घनत्व का अलग प्रभाव पड़ेगा और विरलन क्रिया के ऊपर दाब, आयतन और घनत्व का अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से यह तालिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखेंगे कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो ध्वनियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला प्रकार है ऑडिबल यानी कि श्रव्य ध्वनियाँ। ऑडिबल ध्वनि या फिर श्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं? मानव कान 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की आवृत्तियों को आसानी से सुन सकता है। इसलिए 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ की आवृत्ति वाली ध्वनियों को श्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। श्रव्य ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ हैं जिसे कि मनुष्य सुन सकता है, लेकिन ऐसी और बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जिसे कि मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी उसे सुन सकते हैं। तो श्रव्य ध्वनियों से तात्पर्य सिर्फ यही है कि 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो आवृत्ति वाली ध्वनि होगी वो श्रव्य ध्वनियाँ हैं। आगे दूसरा तरह का ध्वनि देखते हैं, अपश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या है? इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगे यानी अपश्रव्य तरंगे एक श्रव्य ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ से कम होती हैं, इंफ्रासोनिक तरंगे कहलाती हैं। तो यह आप नोट डाउन कर लीजिए कि 20 हर्ट्ज़ से कम की जो तरंगे होंगी उन तरंगों को हम अपश्रव्य तरंगे या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स वह वेव्स हैं जिसे कि मनुष्य तो नहीं सुन सकता, मनुष्य के कान इस तरंगों को नहीं सुन सकते या इस तरह की ध्वनि को नहीं सुन सकते, लेकिन हाथी और व्हेल इसे बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। अगली तरह की ध्वनि जो हमारे सामने है वह है पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। उन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्ति उच्चतम श्रव्य आवृत्ति यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ से ऊंची होती है, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ऐसी जो भी ध्वनि तरंग होगी जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होगी, उन्हीं तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। एग्ज़ाम के लिए यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगों के बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें से कुछ उपयोग आपके सामने हैं कि कुत्ता और पक्षियों में चमगादड़ और डॉल्फिन मछली भी इस तरंगों को सुन सकता है। आजकल तो इस तरह की सीटियों का निर्माण भी हो गया है जिन सीटियों को मनुष्य तो नहीं सुन सकता, लेकिन वहीं पास में खड़ा कुत्ता उस सीटी की आवाज़ सुनकर पास आ सकता है। और ऐसी सीटियों को कहते हैं गोल्टन विज़ल या गोल्टन सीटी। इन सीटियों का इस्तेमाल बहुत सारे किसान, अपने जो बड़े बड़े किसान होते हैं, वह अपने खेतों से पक्षियों को उड़ाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इन्हीं सीटियों से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। और कुछ उपयोग हमारे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि समुद्र की गहराई को ज्ञात करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। सोनार में इसका उपयोग होता है। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, जिसके द्वारा कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। उद्योगों में आजकल इन तरंगों का बहुत उपयोग होने लगा है। किन कामों में? कपड़ों की साफ़ सफाई में, वायुयान व घड़ियों के साथ जो घड़ियों के कलपुर्जे रहते हैं और वायुयान के कलपुर्जे, उनकी साफ़ सफाई में भी इसका उपयोग होता है। गठिया के रोग के उपचार में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी डॉक्टरों के द्वारा ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि ध्वनि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके द्वारा ध्वनि प्रभावित होती है। तो सबसे पहला कारक है तापमान। क्या होगा अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए? तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। आर्द्रता को बढ़ाने पर, आर्द्रता का अर्थ ह्यूमिडिटी से है। आपने बरसात के दिनों में महसूस किया होगा कि आसपास के मौसम में नमी रहती है, जिसको लोग सीलन कहते हैं। वही जो नमी होती है वही ह्यूमिडिटी है। वातावरण की यह जो वायु है, इसमें जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। क्या होगा, थर्ड पॉइंट, अगर क्या होगा यदि दाब को बढ़ाया जाए? तो परीक्षाओं में जो पूछने जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने से क्या ध्वनि की चाल पर कोई असर पड़ेगा? तो नहीं, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट है माध्यम बदलने पर।
फोर्थ पॉइंट है माध्यम बदलने पर। माध्यम बदलने पर तो हम जानते ही हैं कि ध्वनि की चाल पर निश्चित ही असर पड़ेगा, क्योंकि सभी माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ठोस में ध्वनि की चाल अलग है, द्रव में ध्वनि की चाल अलग होती है, गैस में ध्वनि की चाल अलग है। इसलिए जब माध्यम बदलेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ध्वनि प्रवेश करेगी तो उसकी चाल पर निश्चित ही असर पड़ेगा, लेकिन वह असर कैसा होगा यह निर्भर करता है माध्यम पर। तो अब हम देखेंगे कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह ताप पर किस प्रकार से निर्भर है। तो जैसा कि सारणी में हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लगभग 331.50 होता है। आप इसे 332 भी समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे इस सारणी में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अर्थात तापमान बढ़ रहा है, तो जो ध्वनि की चाल है वह भी मीटर प्रति सेकंड में बढ़ रही है। और जैसे ही सारणी में हम 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान के नीचे जा रहे हैं, -5, -10, -15 तरफ, तब ध्वनि की जो चाल है वह धीरे धीरे कम होते जा रही है। इससे यह बात तो क्लियर हो गया कि ध्वनि की चाल वायु के तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ने लगती है और वायु की चाल तापमान में गिरावट के साथ गिरने लगती है। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ये दोनों ही बातों को आप नोट कर ही लीजिए और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे यहाँ पर ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में आए हैं, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न